एयरक्राफ्ट कैरियर समुंदर के अंदर तैरते हुए बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं जिनके ऊपर कई सारे फाइटर जेट्स खड़े हुए होते हैं। इनके बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। उनमें से एक ये होता है कि ये समुंदर के अंदर एयर सुपीरियरिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर रखने का कॉन्सेप्ट है ये कितना पुराना है, यानी इसको अगर हम हथियार कहें, एक इक्विपमेंट कहें, जंगी इक्विपमेंट, तो ये जंगी इक्विपमेंट कितना पुराना है। तकरीबन 100 साल से ज्यादा इसको अरसा हो गया है कि दुनिया की जो मिलिट्रीज हैं एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल कर रही हैं। पहला पहला जो एयरक्राफ्ट कैरियर था वो असल में बरतानिया ने बनाया था। वो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं था, वो बेसिकली एक बड़ा सा आप कह लें कि शिप था जिसके ऊपर जहाज जो है वो टेक ऑफ भी करते थे और लैंड भी करते थे उसके ऊपर, एक ही डेक के ऊपर। और यही डिजाइन जो है असल में आजकल के एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर यूज की जाती है। तो उन्होंने असल में किस तरह का अरेंजमेंट कह लें आप, बरतानिया की फौज ने बनाया हुआ था 1918 में, 1918 में। तो वो मेकशिफ्ट एयरक्राफ्ट कैरियर था असल में, HMS आर्गुस उसको कहते थे। लेकिन प्रॉपर सेंस में अगर आप कहें कि किसी दुनिया के मुल्क ने पहला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया तो वो जापान था। जापान ने 1922 में, यानी बरतानिया ने जब ये एयरक्राफ्ट कैरियर अपना लॉन्च किया तो उसके बाद प्रॉपर सेंस में, जैसे कि मैंने कहा, एयरक्राफ्ट कैरियर जो दुनिया का पहला बना है वो जापान ने बनाया था। IJN होशो नाम था उसका। अब ये 1922 में इन्होंने बनाया, दिसंबर 1922 में इसको इनकी नेवी में शामिल कर लिया गया। लेकिन उन दिनों अमेरिकन का भी तो चल रहा था ना कंपटीशन, तो इन्होंने देखा अच्छा जापानीज ने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया है तो हम भी बनाएंगे। तो इन्होंने भी क्या किया कि बरतानिया की तरह एक और इनका जहाज हुआ करता था, कोलियर USS जुपिटर उसका नाम था, उसको इन्होंने रीनेम कर दिया, USS लैंगली उसका नाम इन्होंने दे दिया और उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया एयरक्राफ्ट कैरियर में 1922 में। उन्होंने भी जब इन्होंने देखा ना कि जापानीज बना रहे हैं तो इन्होंने अपने एक एग्जिस्टिंग जहाज को मॉडिफाई करना शुरू किया था। जापानीज से पहले पहले इन्होंने बना लिया था अमेरिकन ने। तो ये इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है एयरक्राफ्ट कैरियर की। भारत ने भी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए हुए हैं, दो है मेरे ख्याल से, INS विक्रमादित्य और विक्रांत उनका दूसरा है INS विक्रांत। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा हो रहा है कि हम बात कर रहे हैं 100 साल से ज्यादा पुराने वेपन की। एयरक्राफ्ट कैरियर ये लंबे चौड़े जहाज और एक बहुत देवकामत जहाज तैरता हुआ आ रहा है। पहले जमाने में जो नेवीज हुआ करती थी या मिलिट्रीज हुआ करती थी, इसको रखती थी हैबत तारी करने के लिए दुश्मन के ऊपर। जी इतना पावरफुल है इसके पास ना एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, ये पावर की अलामत समझा जाता था। लेकिन आजकल की जो जंगें हैं नादरीन, वो तो हो गई हैं तब्दील। आजकल की जंगें 100 साल पहले वाली जंगें तो नहीं है। जंगों की जो नौयत है वो हर गुजरते दिन के साथ तब्दील होती जा रही है। यानी आजकल आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब कौन ये तस्वर भी नहीं कर सकता था मेरे ख्याल से कोई कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जंगों में इस्तेमाल होगी। क्या आज से कोई 20-25 साल पहले किसी के दिमाग में ये चीज मतलब आई होगी कि इस तरह मशीनें लड़ सकती हैं, सॉफ्टवेयर्स और ये तमाम चीजें दुश्मन से लड़ सकती हैं, खुद ब खुद रोबोट्स गन्स चला रहे होंगे। मूवीज के अंदर तो दिखाया जाता था, फिक्शन के अंदर, लेकिन मूवी तो मूवी है। रियल में शायद किसी ने इसको सीरियसली ना लिया हो, लेकिन आज के दौर में ये एक हकीकत है। मुख्तलिफ जो मिलिट्रीज हैं इंक्लूडिंग हमारे रीजन में, सच एज पाकिस्तान, चाइना, जिनकी जो फौजें हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वेपन्स यूज करने लगी हैं ऑलरेडी। ये फ्यूचर की बात नहीं, ऑलरेडी उनकी जो इन्वेंट्री है हथियारों की उसमें ये चीजें मौजूद हैं। आजकल की जंगें तो तब्दील हो गई हैं, तो क्या इन तब्दील शुदा जंगों में इस तरह के पुराने आउटडेटेड वेपन्स फिजिबल हैं? भारत के पास जैसे कि मैंने कहा कि दो हैं, और इतला तो ये भी आ रही थी सुनने में कि कुछ लोग उनके कह रहे हैं तीसरा भी बना लेते हैं, इससे भी बड़ा बना लेते हैं। लेकिन क्या आजकल की जंगों में एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है और क्या भारत को इसकी जरूरत है? इस पे बात करते हैं। प्रोग्राम को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप पहली मर्तबा आए हुए हैं तो। देखें, एयरक्राफ्ट कैरियर जो है नादरीन, इंडिया ने इस पे कोई खर्चा किया $4 अरब का। $4 अरब।
यानी यूं समझिए कि ये समुंदर पे तैरता हुआ $4 अरब है। लेकिन ये 4 अरब नहीं है सिर्फ, इसके ऊपर दीगर जहाज भी होते हैं, सच एज रफाइल आप खड़ा कर सकते हैं। तो ये $5-6 अरब समुंदर में फिर रहे हैं, तैर रहे हैं। और मकसद सिर्फ ये है कि दुश्मन पे रोब तारी करना। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, मॉडर्न वॉरफेयर तब्दील हो गई है। तो ये जो $6 अरब हैं, ये तो सिटिंग डक हैं। दूसरे एंगल से देखें अगर आप, कैसे, ये छुप नहीं सकते। इतनी बड़ी भारी भरकम बला जो है, बला लिटरली ये बला है, ये बला कैसे छुप सकती है? इसको तो सैटेलाइट्स 24 घंटे मॉनिटर करते होंगे। पाकिस्तान की नेवी ने कहा था ना कि हम तो वेट कर रहे थे भारत आए और हम इनका एयरक्राफ्ट कैरियर ठोक दें, और इनके पास कैपेबिलिटीज हैं बाय द वे। वैसे ही बात नहीं कर रहे थे सिर्फ। तो भारत ने एयरक्राफ्ट कैरियर अपना रिस्क में नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? एक क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नेवी क्यों नहीं आगे आई? और स्पेशली ये जो INS विक्रांत है, क्यों नहीं आया आगे? जिसके लिए बड़ा तालियां बजा बजा के मेजर गौरव वारिया स्टूडियो में खड़ा होके कह रहा था, INS विक्रांत है वहां पर, नेवी वालों आप भी जरा 10-15 ब्रह्मोस फायर करो और सेट फायर टू द कराची पोर्ट। ऐसे तालियां बजा रहे थे ना। लिटरली वो बेवकूफ लग रहे थे, सॉरी टू से, लेकिन अजीब सा बिहेव कर रहे थे। नेवी वालों को पता ही नहीं कि क्या बोल रही है। वो बेचारे पता नहीं पाकिस्तान के समुद्री हदूद से कई 100 किलोमीटर दूर खड़े हुए थे, और यहाँ पर एक सेट फायर टू द कराची पोर्ट चल रहा था। अच्छा, बहरहाल, तो ये क्यों नहीं आया INS विक्रांत? इसकी वजह यह है नाजरीन, वही जो मैंने प्रोग्राम की शुरू में बात की कि जो मॉडर्न वॉरफेयर है वो बिल्कुल तब्दील हो गई है। इसमें ये 100 साल पुराने वेपन्स नहीं चलते इस तरह के। आजकल मिसाइल जो आ गए हैं ना, बड़े लिथल आ गए हैं, बड़े डेडली मिसाइल्स आ गए हैं। और अगर आप ये $4-6 अरब का इतना बड़ा भारी भरकम एक समुंदर का हाथी उसके सामने लेकर आएंगे, तो 1-2 मिसाइल की मार है सिर्फ, वो लगा और गया, एयरक्राफ्ट गया समुंदर की तह में। तो इसीलिए ये अब लाइबिलिटी बन चुके हैं इस तरह के जो वेपन्स हैं। मतलब मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, पाकिस्तान के जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं उनको देख लीजिए, या चाइना की मिसाल के तौर पर, चाइना के साथ इनकी लड़ाई हो अगर भारतीयों की, तो चाइना के जो डोंग फेंग 26 हैं, और कैरियर किलर उसको कहते हैं, वो डोंग फेंग 21D और डोंग फेंग 26, उनके जो मिसाइल्स हैं, नाम ही कैरियर किलर है कि ये उन्होंने बनाए ही इसलिए हैं कि जो अमेरिकी कैरियर्स हैं उनको हम तबाह करेंगे। इनकी 1500 से 4000 किलोमीटर की इन हाइपरसोनिक मिसाइलों की रेंज है। तो वो अगर फायर किए जाएं और भारत अभी 1000 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर दूर हो चाइनीज समुद्री हुदूद से, और दूर से ही हाइपरसोनिक आ जाए, तो किस काम के ये $4-6 अरब? हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे की तरह, खुद तो डूबेंगे, साथ में वो राफेल जहाजों को भी डुबो देंगे। तो ये एक मॉडर्न जो मिलिट्रीज हैं उनमें ये चीज अब ज़ेर बहस है कि क्या इनकी जरूरत है या नहीं है। अमेरिका ने हाल ही में, ये जो लड़ाई चल रही थी ईरान और अमेरिका की, एयरक्राफ्ट कैरियर दूर दूर रखे। अमेरिका क्यों नहीं करीब लेकर गया ईरान के एयरक्राफ्ट कैरियर? उनके समुद्री हदूद से दूर था, उनके मिसाइलों की रेंज से दूर थे वो। तो क्यों, ये क्या इनका फिर क्या काम रहा? एयरक्राफ्ट कैरियर का कुछ काम तो नहीं रहा, सिर्फ ये डराने के लिए यूज होते रहे। एयरक्राफ्ट कैरियर निकल गया है जी वहां से, अब वो यहाँ पहुंचा है, अब यहाँ पहुंचा है, अब यहाँ पहुंचा है। ये सिर्फ मीडिया में दिखा रहे थे रोब झाड़ने के लिए, लेकिन प्रैक्टिकली एयरक्राफ्ट कैरियर ने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया उन्होंने अगेंस्ट ईरान, क्योंकि ये बड़ी भारी भरकम मशीनें हैं। और अब इनको मिसाइल चूंकि लीथल आ गए हैं पहले के मुकाबले में, आजकल की मिसाइल बड़ी डेडली हैं। तो इन डेडली मिसाइल्स की मदद से इस तरह के जो कैरियर्स हैं उनको तबाह किया जा सकता है। लिहाजा भारत के पास भी जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो एसेट से ज्यादा एक्चुअली लाइबिलिटी हैं। एक्चुअली ये लाइबिलिटी है। अच्छा, ये क्या बिल्कुल ही फजूल है, फारिग है? द आंसर इज नो। ये बिल्कुल फजूल और फारिग पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट आप कह सकते हैं, लेकिन भारतीय मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से देखें तो 2-3 चीजों के लिए ये काम आ सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये डाकुओं को पकड़ने के काम आ सकते हैं। डाकुओं के पास तो मिसाइल नहीं होते ना। मिसाल के तौर पर ये ओशियन पुलिसिंग के लिए काम आ सकते हैं, एंटी पायरेसी के लिए काम आ सकते हैं, या फिर ये जो नन्हे मुन्ने से अफ्रीकन कंट्रीज हैं, या हमारे रीजन में भी जो छोटे से कंट्रीज हैं ना, जियोग्राफिकली आइलैंड कंट्रीज, उनको रोब झाड़ना हो ना, उनको डराना धमकाना हो, उसके लिए काम आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान या चाइना, सॉरी,
उनके लिए ये कुछ भी नहीं है, ये उनके लिए बिल्कुल सिटिंग डक है। ये समुंदर में तैरते हुए टारगेट प्रैक्टिस है एक्चुअली। इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है, मिसाइल मिस भी नहीं करेगा। एरिया इतनी ज्यादा ऑक्यूपाई करता है कि वो मिसाइल अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी गया ना तो भी इसको लगेगा ही लगेगा, ये इतने बड़े होते हैं। तो नादरीन, लुबे लुबाब ये है बात का कि इंडिया जो है उनको एक्चुअली पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए थे इस तरह की चीज़ों के। पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट हैं, आई मस्ट से। वो खुद भी बना सकते थे, अगर चाहते तो वो बना सकते थे, बनवा सकते थे अपने दोस्तों से, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि शायद उनकी लड़ाई का जो पैटर्न है, स्टाइल है, वो डिफरेंट है। वो अटैक पे वो बहुत ज़्यादा वो इस बात पे बिलीव करते हैं, अटैक करो तो बिल्कुल पै जाओ, ऐसा अटैक करो कि सामने वाला फिर उठ ही ना पाए। तो एयरक्राफ्ट कैरियर उस कैटेगरी के अंदर फिर नहीं फॉल करता है। इंटेंस अटैक के लिए जो है ना वो मतलब अपेरेंटली वो सूटेबल एक ऑप्शन नजर नहीं आता। अच्छा, अब आते हैं इस इंपॉर्टेंट सवाल पे कि फिर अमेरिका क्यों रख के बैठा है और चाइना क्यों रख के बैठा है। इसीलिए रख के बैठे हैं क्योंकि वो अमेरिका और चाइना है, क्योंकि उनको समुंदर के अंदर, जैसे कि मैंने कहा, ये समुंदर के लिए पेट्रोलिंग में काम आ सकता है। आपको अगर ज्यादा बड़ा समुंदर कवर करना हो तो आप उस हवाले से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पीस टाइम में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप भारत के हवाले से देखें तो उनके लिए ये यूजलेस है, क्योंकि उनका जो थ्रेट है वो कौन सा है? पाकिस्तान और चाइना, जिनके पास एयरक्राफ्ट को डुबोने की सलाहियतें मौजूद हैं। अमेरिका और चाइना के पास भी जो कैरियर्स हैं, एक चीज नोट करिएगा, ये भी बेसिकली पावर प्रोजेक्शन के लिए ही उन्होंने रखे हुए हैं। यानी दोनों को पता है कि लड़ाई के दौरान वो एक दूसरे के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन बस वो अमेरिका के पास हैं बहुत सारे, तो चाइनीज ने भी उसकी जिद में बनाए हुए हैं। दोनों को इस रिस्क का इदराक है, लेकिन फिर दोनों की जो कंपल्शन है, जो मजबूरी है, वो ये है कि दोनों को अपने सरहदों से बहुत दूर जाकर तो एयर पावर का मुजाहरा करना पड़ता है, और फिर वो जो एयर पावर है अपनी सरहदों से बहुत दूर समंदरों के अंदर, उसके लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से बेहतर उनके पास ऑप्शन है नहीं। यानी भारत को पावर प्रोजेक्शन किसको वो करके दिखाएंगे समंदरों के अंदर? उनका तो केस डिफरेंट है ना अमेरिका और चाइना से। उनको असल में लड़ाई के लिए हथियार चाहिए, इन दोनों से लड़ने के लिए वेपन्स चाहिए समंदरों के अंदर। तो ये लड़ाई के लिए नहीं है बेसिकली। आजकल के दौर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ऐसा लड़ाई के लिए नहीं होते। तो भारत के हवाले से एयरक्राफ्ट कैरियर का रखना जो है ना, डजंट मेक एनी सेंस। लेकिन चाइना और अमेरिका के हवाले से सूरत हाल डिफरेंट है।